बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रिहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। डियर फेलोज, लास्ट टाइम हमने गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और गैसियस एक्सचेंज के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के बारे में देख रहे थे और लंग्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमने देखा कि एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड एट द अदर हैंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का रोल क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर। बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को अगर देखा जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो पोन्स कंट्रोल करता है, यानी कि पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग या रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उसको पोन्स कंट्रोल करता है, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है या एक पार्ट है। अगर रेस्ट पे रेट ऑफ ब्रीथिंग काउंट किया जाए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ये फ्रीक्वेंसी है रेस्ट पे ब्रीथिंग की। और अगर एक्सरसाइज के दौरान देखा जाए देन इट इज 30 टाइम्स पर मिनट, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम सांस ज्यादा लेते हैं, जो ब्रीथिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे आगे हम देखेंगे फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के कितने फेजेस हैं? ब्रीथिंग के बेसिकली दो फेज हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जो दूसरा नाम हम देते हैं इसको हम नाम दे सकते हैं इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन को नाम देंगे एक्सपायरेशन। इनका मतलब होता है अंदर लेकर आना और एग्जिट से निकला है, इसका मतलब है कि बाहर निकालना, यानी कि हवा को अंदर लेके आना इनहेलेशन और हवा को बाहर निकालना एक्सहेलेशन। सिंपल मायने में ये। अब हम देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं और इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है। इनहेलेशन में बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर जो होती है वो नॉस्ट्रिल्स के जरिए हमारे लंग्स के अंदर आती है। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर और लंग्स के अंदर ऐसी कौन सी चेंजेस होती हैं जो इनहेलेशन को पॉसिबल बनाती हैं। आपने कंपैरिजन से पढ़ना है ताकि आपको आसानी हो। प्रोसेस कौन सा होगा? इनहेलेशन जो है ना वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है इनहेलेशन को एनर्जी रिक्वायर्ड है। इनहेलेशन करने के लिए या इंस्पायरेशन के लिए, सांस लेने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जो एक्सहेलेशन है ना, सांस को बाहर निकालने का अमल, वो एक पैसिव प्रोसेस है। वो क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। इंटरकोस्टल मसल्स, बच्चों हमारे जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स, यहां पर दो तरह के मसल्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। दो तरह के मसल्स हो गए। अब ये जो दोनों मसल्स हैं, एक्सटर्नल वाले और इंटरनल वाले, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, यानी कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे उस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनल वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। आपने इसको याद रखना है कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दो तरह के, एक्सटर्नल और इंटरनल, वो एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट काम करते हैं। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इनहेलेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बाहर वाले इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इनहेलेशन के दौरान, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान रिलैक्स करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर वाले क्या करेंगे उस टाइम, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो इनहेलेशन के दौरान रिलैक्स करेंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो इनहेलेशन के दौरान क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। और एक्सहेलेशन के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपने पॉइंट याद रखना है। इंटरकोस्टल मसल्स दो तरह के, एक्सटर्नल इंटरनल, एक दूसरे के डायगोनली ऑपोजिट होते हैं। अच्छा, डायाफ्राम, जो मैंने आपको बताया कि फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, एक स्केलेटल मसल की शीट है जिसको फ्रेनिक नर्व कंट्रोल करती है, जो कि दिमाग से आती है। ये डायाफ्राम जो कि इनवॉलंटरी इन एक्शन है, इनहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि सुकड़ जाता है। डायाफ्राम ऐसे होगा तो वो इनहेलेशन के दौरान नीचे को आ जाएगा, सुकड़ जाएगा। और एक्सहेलेशन के दौरान
जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो रिलैक्स कर जाता है, यानी कि वो मोर डोम लाइक पोजीशन में आ जाता है। डोम लाइक कहते हैं, जैसे आपने मस्जिद का गुंबद देखा होगा, वो डोम लाइक होता है। गुंबद देख लें या मेहराब देख लें मस्जिद का, वो डोम लाइक होता है। जब ये रिलैक्स करेगा तो ये बिल्कुल उसी डोम लाइक पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, रिब केज अगर देखें, ये जो हमारी पसलियां आती हैं, ये इनहेलेशन के दौरान आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करेगी, बाहर की तरफ आएगी। आप अगर सांस लेके देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। सांस को अंदर लेकर जाएं तो ये आउटवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करती है। एक्सहेलेशन के दौरान ये जो रिब केज है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उस वक्त ये रिब केज इनवर्ड, बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। आप सांस लेकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लंग्स क्या करते हैं? इनहेलेशन के दौरान लंग्स करते हैं एक्सपैंड, क्योंकि बाहर से हवा आने अंदर आना होता है तो लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान लंग्स जोहर लगाते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है और लंग्स कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हवा बाहर जाती है। अच्छा, एयर इनहेलेशन के अंदर इनसाइड आती है और एक्सहेलेशन के अंदर एयर जो है वो बाहर की तरफ जाती है। अगली चीज प्रेशर। इनहेलेशन के अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर के डिक्रीज होने से जो बाहर की हवा होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है और जो लंग्स के अंदर हवा होती है उसका प्रेशर कम होता है। इसलिए जो एयर है वो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आती है और वो डिफ्यूज हो जाती है। डिक्रीज प्रेशर होगा इनहेलेशन के दौरान और एक्सहेलेशन के दौरान प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसलिए लंग्स से जो हवा है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। वॉल्यूम चेस्ट कैविटी का इनहेलेशन के दौरान इंक्रीज कर देगा और एक्सहेलेशन के दौरान यही वॉल्यूम डिक्रीज कर देगा। वो कैसे? उसको बच्चों अगर हम देखें ना, इधर देख लेते हैं, तो चेस्ट कैविटी तकरीबन अगर आप इसको ऐसे सपोज कर लें, चेस्ट कैविटी को, ये चेस्ट कैविटी है हमारे पास, ये अगर आप चेस्ट कैविटी सपोज कर लें, जब हमारे पास क्या होनी है, जब हमारे पास इनहेलेशन होनी है उस वक्त चेस्ट कैविटी ऐसी होगी, यानी कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, एक रफसी डायग्राम है। अब जब एक्सहेलेशन होनी है यही डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और मोर डोम लाइक पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे मोर डोम लाइक पोजीशन में। इससे क्या होगा? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से जो एयर इसके अंदर मौजूद होगी वो बाहर की जानी जाएगी। मगर जब हम इनहेल करेंगे एयर को तो ये जो डायाफ्राम होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और कुछ ऐसे आ जाएगा। इससे क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस और प्रेशर चेस्ट कैविटी के ऊपर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बच्चों थी एक रफ सी पिक्चर आपको समझाने के लिए कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे। अच्छा बच्चों, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग को अगर देखा जाए कि ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो ब्रीथिंग की कुछ वैसे भी इकसाम होती है, यानी कि हम जानबूझकर सांस रोक रहे हैं या सांस वाकई रुक रहा है। अगर तो हम जानबूझकर यानी कि हमारे कंट्रोल में हो, उसको हम कहते हैं वॉलंटरीली। वॉलंटरीली ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वॉलंटरीली सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा और इनवॉलंटरीली जो हमारे कंट्रोल में ना हो वो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा कौन? हाइंड ब्रेन का एक पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा, वो इनवॉलंटरी टाइप ऑफ ब्रीथिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, अब मेडुला ऑब्लंगेटा के दो पार्ट है, दो हिस्सों में डिवाइड है मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेटा का वेंट्रल पोर्शन है, वेंट्रल पोर्शन या लोअर पोर्शन, वेंट्रल पोर्शन या लोअर पोर्शन, वो इंस्पायरेटरी सेंटर है। इंस्पायरेटरी सेंटर का मतलब वो इनहेलेशन को या इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करवाता है, यानी कि ये इंस्पायरेट करता है, इनहेल करता है एयर को, ये इंस्पायरेटरी सेंटर। और जो दूसरा जो डॉर्सल या लैटरल पोर्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा का, वो एक्सपायरेटरी सेंटर है। एक्सपायरेटरी सेंटर का मतलब है वो एक्सपायरेशन को या एक्सहेलेशन को स्टिमुलेट कराएगा या इंड्यूस कराएगा, सांस को बाहर निकालेगा। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि वेंट्रल पोर्शन क्या करेगा और डॉर्सल पोर्शन क्या करेगा। अच्छा बच्चों, इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, आपने कहना है पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को पोन्स कंट्रोल करते हैं, जो कि हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है। अच्छा बच्चों, अब बात आई कि मेडुला ऑब्लंगेटा
इस पूरे ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करेगा, किस नर्व्स के जरिए कंट्रोल करेगा? तो ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इट इज कंट्रोल्ड बाय फ्रेनिक जो डायफ्राम को कंट्रोल करती है एंड इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व्स की मदद से ये जो पूरा एक प्रोसेस है ब्रीथिंग का इसको कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये आपने याद रखना है, वॉलंटरली कौन करेगा और इनवॉलंटरली कौन करेगा। अगर वो आपसे पूछे कि इमोशनल अगर इंसान हो तो उसके जो सांस होते हैं वो तेज हो जाती है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? वो भी बच्चों मेडुला ऑब्लंगेटा ही करेगा, क्योंकि वो जो हमारे इमोशंस के दौरान सांस तेज हो जाता है वो भी इनवॉलंटरली है, हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। अच्छा बच्चों, यहां तक तो हुआ कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन विच वी स्टडी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब ऑक्सीजन जो है एक्सटर्नल एयर से वो हमारे लंग्स के अंदर आ गई है, उसने ब्लड के अंदर कैसे डिफ्यूज होना है और सेल के पास कैसे जाना है वो हम देखते हैं। इसके बेसिकली बच्चों दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ऑक्सीजन 97% तकरीबन, कितनी ऑक्सीजन, ये आपने परसेंटेज याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 97% ऑक्सीजन इज कैरिड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्राइट रेड हीमोग्लोबिन को कहते हैं। ऑक्सीजन जब ग्लोबिन पार्ट के साथ कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के तो हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनती है, जिसका कलर क्या होगा? ब्राइट रेड होगा और ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल लगेंगे। मेरी बात गौर से सुननी है, यही एमसीक्यू के अंदर आता है। हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल या 4 to 8 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल लगेंगे, यानी कि या तो 8 एटम कह लें इनको या 4 मॉलिक्यूल कह लें। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगे और ये हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया जो कि ब्राइट रेड इन कलर एंड अनस्टेबल होता है। इस प्रोसेस को जो एंजाइम कंट्रोल करेगा उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं और ये वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जिसको हमने यूनिट नंबर 7 एंजाइम्स के अंदर रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम कहा था, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ रिएक्शंस को कैटालाइज करता है, ये किसी एक रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करता। आइए हम आगे देखते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। इससे पहले दूसरा जो मैकेनिज्म है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा वो ये है कि 3% जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व हो जाएगी, ऐसे ट्रांसफर होगी। पहली ऑक्सीहीमोग्लोबिन की सूरत में और दूसरी जो 3% की माइनर सी अमाउंट वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व होके ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किसके पास? सेल की तरफ। अच्छा बच्चों, अगली बात बुक हमारी कहती है कि 100 mm ऑफ मर्करी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो, कितना? 100 mm ऑफ मर्करी, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन होगी या जो हमारी ब्लड की हीमोग्लोबिन होगी या हमारा जो ब्लड होगा वो 100% सैचुरेटेड होगा। 100% सैचुरेटेड का मतलब है कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 20 मिलीलीटर ऑफ क्या होगा? ऑक्सीजन मौजूद होगी हमारे पास। और ये कितने प्रेशर के ऊपर होता है? 100 mm ऑफ मर्करी प्रेशर के ऊपर होता है। दूसरी तरफ अगर हम नॉर्मल सिचुएशन पे देखें या जो आमतौर पे हमारे पास रोजमर्रा में सिचुएशन है उसमें देखें तो हमारा जो ब्लड होता है वो 98% सैचुरेटेड होता है। कितने प्रेशर के ऊपर? 115 mm ऑफ मर्करी के ऊपर हमारा ब्लड 98% सैचुरेटेड होता है और इसका मतलब है कि आवर ब्लड कंटेन 19.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ 100 मिलीलीटर। इतना यानी कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होगा। ब्लड कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा? 98%। जैसे ही प्रेशर ऑफ एयर या ऑक्सीजन डिक्रीज करता है, आई विल से कि प्रेशर डिक्रीज कर गया 60 mm ऑफ मर्करी तक, जैसे ही 60 mm ऑफ मर्करी से थोड़ा सा नीचे गया तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जिसको मैंने अनस्टेबल कहा था वो यहां से टूटना शुरू हो जाएगी। कैसे टूटेगी? बिलो 60 mm ऑफ मर्करी ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि ब्राइट रेड इन कलर, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से इसके मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि हीमोग्लोबिन था और ऑक्सीजन था। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी हमारे पास, वो हमने किसको दे दी? टिश्यूज को दे दी। दोबारा देख लें कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इधर एंजाइम इस्तेमाल हुआ उसने ही क्या किया
जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिरा 60 mm ऑफ मर्करी से भी नीचे, तो इसने इसको रिलीज कर दिया, हीमोग्लोबिन ने छोड़ दिया ऑक्सीजन को। अच्छा बच्चों, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? उनमें हमारे पास तीन है, पीएच, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह ही जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने लग जाएगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के। थर्ड फैक्टर इज पीएच। पीएच बच्चों, पीएच की ये कहानी है कि पीएच जैसे ही ब्लड की इंक्रीज होगी, पीएच के इंक्रीज होने का मतलब है कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, बिकॉज इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। जैसे ही पीएच इंक्रीज हुई, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो रेडली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। मगर जैसे ही H पॉजिटिव की या हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन से ब्लड के अंदर इंक्रीज होगी, तो पीएच जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और पीएच के डिक्रीज होने से जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। यानी कि पीएच के साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी इन दोनों फैक्टर्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने देखा कि क्या मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मैकेनिज्म है। बच्चों, जब हम ब्रीथिंग पढ़ते हैं ना, तो एक बात समझ में आती है, ऑक्सीजन रेगुलेटर ऑफ ब्रीथिंग नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्रीथिंग है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीथिंग को इफेक्ट करेगा, ऑक्सीजन नहीं इतना इफेक्ट करती। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ब्रीथिंग देन ऑक्सीजन। ये एमसीक्यूज की एक लाइन है, ये भी आपने याद रखनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसफर करने के मेथड्स हैं वो तीन है, और पीटीबी पढ़े तो उधर 4 लिखे होंगे। तीन कौन से? बाइकार्बोनेट आयंस, नंबर 2 कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए, नंबर 3 ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और नंबर 4 अगर आप पीटीबी पढ़े तो उधर लिखा होगा प्लाज्मा आयंस के साथ, पोटेशियम आयंस की जरूरत है कि पोटेशियम आयंस के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। पोटेशियम आयंस जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर होंगे उसके साथ कंबाइन होगा। पीटीबी ने चौथा भी लिखा है, पर ये बहुत माइनर सी अमाउंट होती है, इसलिए इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये तीन ही है। अच्छा बच्चों, बाइकार्बोनेट आयंस के साथ कैसे? अब आपने गौर से बात सुनी है, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। कैसे? ये जो मैंने रेड से इंडिकेट किया ना, ये एक रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है। रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया और हमारे पास क्या बन गया? बाइकार्बोनेट बन गया, H2CO3 बन गया, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो कि आरबीसी के अंदर मौजूद है, जैसे ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा तो ये एक हाइड्रोजन आयन दे देगा और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, क्या करेगा? एक क्या देगा? हाइड्रोजन देगा और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों, ये बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स के पास पहुंचेगा, ब्लड के अंदर ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स होगा। यानी कि जैसे ही लंग्स के पास जाएगा तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा, यानी कि दोबारा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन ये बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। किससे? H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन से। और इस कार्बोनिक एसिड से दोबारा हमारे पास CO2 और H2O आएगा और लंग्स के अंदर वो CO2 एक्सहेल हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये मेथड आपने याद रखना है। ये जो कन्वर्जन है ये आरबीसी के अंदर हुई
और ये जो कन्वर्जन है ये प्लाज्मा के अंदर हुई, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अच्छा बच्चों, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। साइंटिस्ट कहते हैं कि रेड ब्लड सेल के अंदर से ये बाइकार्बोनेट आयन निकल के किस तरफ चले जाते हैं? ब्लड प्लाज्मा की तरफ, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा के अंदर एनाइन की या नेगेटिव आयंस की अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इस अमाउंट को या इस चेंज को बैलेंस करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से, इस चेंज को बैलेंस करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस आते हैं। यानी कि आप इधर गौर से देखें, ये मेरे पास था आरबीसी, क्या था? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और ये ब्लू से जो मैं इंडिकेट करूंगा ये था मेरे पास ब्लड प्लाज्मा। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल के अंदर से किसमें डिफ्यूज हो गए या डिसॉल्व हो गए जाके ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो इस चेंज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो थे वो ब्लड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज हो गए, रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज हो गए। जैसे ही ये क्लोराइड आयन रेड ब्लड सेल के अंदर जाएंगे तो ये उधर जाके पोटाशियम के साथ कंबाइन कर देंगे। ये पोटाशियम आयन जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर था, ये क्लोराइड आयन दोनों आपस में कंबाइन किए और ये पोटाशियम क्लोराइड बन गया, सॉल्ट बन गया। और इसी तरह ये बाइकार्बोनेट आयन जो कि रेड ब्लड सेल से डिफ्यूज होकर ब्लड प्लाज्मा के अंदर आया है, ये बाइकार्बोनेट आयन किसके साथ मिलेगा? ये मिलेगा सोडियम के साथ। और जैसे ही बच्चों ये सोडियम के साथ मिलेगा तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसकी मदद से इसका फायदा क्या है? इस क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 या 7.4 के दरमियान रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। ब्लड की पीएच अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। इसलिए इस हैमबर्गर फिनोमेना की वजह से जो ब्लड है वो एज अ बफर एक्ट करता है, एज अ बफर एक्ट करता है। ये मैकेनिज्म ब्लड को एज अ बफर एक्ट करने में मदद देता है ताकि उसकी जो पीएच है वो न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे। अच्छा बच्चों, ये बफर मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा और ब्लड एज अ बफर एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना। अच्छा, दूसरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगा? वो इन फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करेगा। यानी कि 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट के अमाइनो ग्रुप के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो हमारे पास कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जो क्या करती है जी? जिसकी मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ट्रांसपोर्ट होगी टू द लंग्स। अच्छा बच्चों, तीसरा मैकेनिज्म है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और उसकी मदद से उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। चौथा था पोटाशियम आयंस, जो कि पीटीबी ने लिखा है। बहुत ही कम अमाउंट पोटाशियम आयंस की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? पोटाशियम आयंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मगर ये बहुत ही कम अमाउंट है इसलिए इसको निगलेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये तीन ही मेथड है। अच्छा बच्चों, लास्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दो होते हैं, हीमोग्लोबिन एंड मियोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर या ब्लड के अंदर, आरबीसीज या ब्लड के अंदर, इधर लिख देता हूं ब्लड के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ मियोग्लोबिन जो है ये मसल के अंदर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन को अगर देखा जाए तो इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। हीमोग्लोबिन जब हमने पढ़ा चैप्टर नंबर बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां पर हमने देखा कि हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? 574। मियोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पोजेस करती है, मियोग्लोबिन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर पोजेस करती है। बच्चों, इसके अलावा हीमोग्लोबिन हैज लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेशर 60 mm ऑफ मर्क्यूरी से नीचे जाएगा तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करके टिश्यूज की तरफ या सेल्स की तरफ भेज देगा। इसी तरह जो मियोग्लोबिन है इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये अगर तो हमारे पास जो प्रेशर है
वो 15 mm ऑफ मर्करी से नीचे जाए, 15 mm ऑफ मर्करी से नीचे जाए प्रेशर, तो फिर मियोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। यानी कि ये बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन को छोड़ता है। इट हैज मोर एफिनिटी, वाइल जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है जिसने 60 mm ऑफ मर्करी से नीचे आते सारी प्रेशर को, ऑक्सीजन को अपने साथ से रिलीज कर दिया, इट हैज लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। लास्ट वाला पॉइंट है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि जो मियोग्लोबिन है इट स्टोर्स ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन को कौन बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन या मियोग्लोबिन? जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स या 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को एट अ टाइम अपने साथ बाइंड कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। इसके मुकाबले में जो मियोग्लोबिन है उसके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन लग सकते हैं। यह भी बात आपने याद रखनी है। कैपेसिटी ऑफ लंग्स का जिक्र किया जाए तो फेडरल कहती है जी कैपेसिटी ऑफ लंग्स 6 लीटर होती है, और हमारी पीटीबी कहती है कि कैपेसिटी ऑफ लंग्स 5 लीटर होती है। बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है कि बच्चे 6 लीटर को माने या 5 लीटर को माने। ये छोटी छोटी सी चीजें खत्म होनी चाहिए बुक्स के अंदर, बुक्स का इत्तेफाक होना चाहिए। खैर ये तो राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों 5 लीटर हम कहेंगे यूएचएस के अंदर, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है SGA-BMU, उसके अंदर हम कहेंगे 6 लीटर। मैं तो लिख देता हूं, फेडरल के लिए हम कहेंगे जी 6 लीटर फॉर SGA-BMU, या नम्स का जो पेपर होगा उसके अंदर की। अच्छा, 5 लीटर टोटल कैपेसिटी है लंग्स की। रेस्ट पे जब हमारी बॉडी होती है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग 15 टाइम्स पर मिनट होती है, उस वक्त एक्सचेंज ऑफ एयर कितना होगा? उस वक्त बच्चों सिर्फ 500 मिलीलीटर या हाफ लीटर ऑफ एयर एक्सचेंज हो रहा होगा। यानी कि इस 500 मिलीलीटर को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ये रेस्ट के ऊपर टाइडल वॉल्यूम है, रेस्ट के ऊपर टाइडल वॉल्यूम है। और रिमेनिंग जो लंग्स के अंदर हमारे पास मौजूद होगी हवा, वो कितनी होगी? 4.5 लीटर ऑफ एयर या 4500 मिलीलीटर ऑफ एयर, 4500 मिलीलीटर ऑफ एयर हमारे पास लंग्स के अंदर मौजूद होगी। इसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम का मतलब है जो लंग्स के अंदर पाई जाएगी उस टाइम पे। ये रेस्ट पे है। अगर हम एक्सरसाइज के दौरान देखें तो बच्चों एक्सरसाइज के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ एयर होगा वो तकरीबन 3500 मिलीलीटर ऑफ एयर एक्सचेंज हो रहा होगा इन्वायरमेंट के साथ। इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज के टाइम पर टाइडल वॉल्यूम। कितने? 3.5 लीटर। इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे एट विच टाइम? एट एक्सरसाइज। और अगर रिमेनिंग का पूछा जाए कि एक्सरसाइज के दौरान लंग्स के अंदर कितनी एयर मौजूद होगी, तो हम कहेंगे 1500 या 1500 मिलीलीटर ऑफ एयर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन लंग्स। इसको हम कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम एट एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज कर रहे हो। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछे कि एटलीस्ट कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी, तो आपने कहना है 1500 मिलीलीटर। और अगर आपसे पूछे एटलीस्ट कितनी अमाउंट ऑफ एयर है जो कि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सकती है, तो आपने कहना है 3500 मिलीलीटर ऑफ एयर कैन बी एक्सचेंज। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ये है। तो बच्चों ये था हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक या गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का अगला जो पोर्शन है प्लांट्स के हवाले से, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के हवाले से, वो स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।